Hello class, my name is Ankit Kumar. I welcome you on the platform of Exam 1. आज इन डेप्थ में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई ग्लोबल सी सरफेस टेम्परेचर राइजेस कंटिन्यूसली। क्या वजह है जिसकी वजह से ओशियन जो है हमारे कंटिन्यू गर्म हो रहे हैं और इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। देखो, आपको पता है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर बात की गई थी या जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर बात की गई थी, इसमें यही बात की गई थी कि देखो जो हमारा टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इस वजह से क्या हो रहा है कि आर्कटिक रीजन भी पिघलता जा रहा है और इन सब चीज़ों की वजह से सी सरफेस का भी एक्सपेंशन हो रहा है, प्लस ग्रीन हाउस गैस की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो ओशियन है उसका जो पानी है वो काफ़ी हद तक गर्म हो रहा है। इस वजह से वहाँ पे बहुत सारे नुकसान हमें देखने को मिल रहे हैं। तो एक एक करके देखते हैं आज का क्या है, क्यों आज हम इस टॉपिक को लेके आए हैं। देखो क्या था न्यूज में, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। कह रहे द एवरेज ग्लोबल सी सरफेस टेम्परेचर फॉर फरवरी 2024 स्टूड एट 21.06 डिग्री सेल्सियस, द हाइएस्ट एवर इन द डेटेस्ट डेट goes back in 1979 एज पर द कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज। अब देखो कितना है, 1979 के बाद हाईएस्ट जो ग्रोथ दिखा है टेम्परेचर ग्रोथ वो अभी 2024 के आसपास देखने को मिला। अब इस वजह से बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। अगर हम प्रीवियस ईयर भी देखें तो प्रीवियस ईयर कितना था, 20.98 डिग्री हमने देखा था अगस्त 2023 में, और एक साल के अंदर देखो तो करीब करीब यहाँ पे 0.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। अब इसकी वजह से क्या वो फैक्टर है, किस फैक्टर की वजह से ये टेम्परेचर राइज हो रहा है, इसको एक बार हम देखते हैं। ठीक है, देखो तो जो ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर्स है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि हम जो हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ हमारे यहाँ और तब से लेके आज तक अगर हम देखें तो हम कंटिन्यू फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं। अगर आप फॉसिल फ्यूल्स को कंटिन्यू बर्न करते रहोगे तो उससे क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस, वो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और कुछ और भी हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है और इसकी वजह से देखो सी क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, सी सरफेस टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम समझते हैं क्योंकि जो अप्रॉक्स 90% जो आपका टेम्परेचर होता है वो सी वाटर ही एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा सी सरफेस का टेम्परेचर राइज हो रहा है। ठीक है, और कौन कौन सा है देखो, वार्मिंग रेट की बात करें तो ये 24% फास्टर है। अगर हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल की बात करें तो उससे ये 24% फास्टर हमारा जो सी है, जो ओशियन का वाटर बॉडी है वो ज़्यादा गर्म हो रहा है। अब क्यों गर्म हो रहा है, भी मैंने आपको बोला था कि जो टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है ओशियंस की, ऑलमोस्ट 90% जो एक्स्ट्रा हीट ट्रैप किया जाता है ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा, इसको एब्जॉर्ब कौन करते हैं, तो इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ओशियन वाटर्स के द्वारा। और यही वजह है कि बहुत ही फास्ट ओशियनिक वार्मिंग हो रही है। और कौन कौन सा प्रॉब्लम है और कौन सी वजह हो सकती है, तो देखो अल नीनो के बारे में आपने बहुत सुना होगा। अल नीनो आपको पैसिफिक ओशियन के आसपास के रीजन में देखने को मिलता है। अगर वहाँ पे टेम्परेचर राइज हो जाता है तो क्या होता है कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो मानसून आने में भी डिले हो जाता है। तो अल नीनो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वरी क्यों है, क्यों कंसर्न का सब्जेक्ट है सी सरफेस टेम्परेचर का राइज होना। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर मरीन इकोसिस्टम। देखो बिल्कुल सही बात है, मरीन इकोसिस्टम के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जू प्लैंक्टन्स होते हैं, कोरल रीफ्स होते हैं, बहुत सारे फिशेस है, लैक्स ऑफ स्पीसीज, मोर देन लैक्स ऑफ स्पीसीज सी के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर कंटिन्यू मरीन इकोसिस्टम बर्बाद होता रहा, डिप्लीट होता रहा, तो क्या होगा कि ये नॉर्मल फिर कभी हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, थ्रेट टू मरीन लाइफ। देखो जो कोरल रीफ्स है, जो स्पेशली अगर आप देखोगे कि इनको भी एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है। इनफैक्ट जो फिशेस वगैरह भी आप देखते हो, जो फिश सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे कोल्ड करंट और हॉट करंट मिलते हैं। अगर टेम्परेचर कंटिन्यू राइज करेगा तो इससे क्या होगा कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और इस वजह से जो मरीन पॉपुलेशन है उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। थर्ड पोर्शन क्या है, कोरल ब्लीचिंग। देखो कोरल्स की बात करें तो टीनी पॉलिप्स से बने होते हैं।
आपके पैसिफिक ओशियन में सबसे ज़्यादा कोरल्स आपको देखने को मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया के आसपास। और कोरल की अगर बात करें तो जो आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हो ना, मेजर पोर्शन जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में कोरल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, कोरल डाइड हो जाएंगे, कोरल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें, देखो टेम्परेचर राइज होगा तो उसमें रिएक्शंस बढ़ जाएंगे। आप देखते हो ना, जहाँ पे टेम्परेचर राइज होता है वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ओशियानिक एसिडिफिकेशन होने लगेंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, जो ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब कर रही है, वो वहाँ पे क्या करने लगेगी, एसिड का फॉर्मेशन करने लगी। और इससे क्या होगा, इससे पीएच लेवल जो है वो बढ़ जाएगा सी वाटर का। और इससे फाइटोप्लैंक्टन्स, जो प्लैंक्टन, इवन जो स्मॉल फिशेस होते हैं, कोरल्स होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा हार्म करेगा ये। ठीक है, आगे क्या है, देखो मरीन हीट वेव। आपने हीट डोम के बारे में सुना होगा कि यूएसए के आसपास हीट डोम जनरेट हो जाता है। वो हीट डोम आने का सबसे बड़ा रीजन ही होता है मरीन हीट वेव। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो गर्म हवाएं होती है, और चूंकि ये शहर होता है ना, तो शहर चारों तरफ से घिरा होता है, तो यहाँ पे आके ग्रीन हाउस हेल्प की मदद से एक हीट डोम बना लेती है, ट्रैप बना लेती है, और इससे सडनली टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा वेदर इफेक्ट, ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो साइक्लोन कभी भी आ सकता है। क्योंकि देखो 27 डिग्री प्लस जब टेम्परेचर जाएगा तो साइक्लोनिक एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो कभी भी साइक्लोनिक एक्टिविटी, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा और साइक्लोनिक एक्टिविटी हमें देखने को मिल सकती है। साथ साथ देखो सी लेवल, बिल्कुल सी लेवल राइज करेगी। अगर इसी तरह टेम्परेचर बढ़ता रहा तो आर्कटिक और अंटार्कटिका को लेके जो बर्फ का वहाँ पे आप देखते हो ग्लेशियर्स, वो पिघलेंगे और इससे सी लेवल राइज होंगे। और इससे क्या होगा, फ्लडिंग होगी, इरोजन होगा, सॉल्ट वाटर का इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये फ्रेश वाटर के सोर्सेज है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं, कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम सी टेम्परेचर को या ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो इसको हम रोक सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें, तो फर्स्ट है एडेयर टू पेरिस एग्रीमेंट गोल। देखो पेरिस एग्रीमेंट में बोला गया था कि जो इंडस्ट्रियल लेवल है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल के आसपास 1.5 डिग्री के आसपास आपको जो है टेम्परेचर रिड्यूस करना है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि एफॉरेस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे पेड़ लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और क्या क्या, एक्सपेंशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। बिल्कुल से प्रोटेक्टेड एरिया को अगर आप एक्सपेंड करोगे, इसके अंदर एक्टिविटीज कम होगी तो ऑब्वियसली पर्यावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान कम पहुंचेगा। मिटिगेशन एज वेल एज एडाप्टेशन, बिल्कुल देखो आपको टेक्नोलॉजी के साथ साथ इन्वायरमेंट में भी होने वाली चीज़ों को एडाप्ट करना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं। अभी भी देखो इंडिया के अंदर ही महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, बहुत सारे जगह हैं, मध्य प्रदेश, जहाँ पीने को पानी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ सजेशंस हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं ताकि हम बच सके किससे, इस डिजास्टर मैनेजमेंट, एक ह्यूज डिजास्टर मैनेजमेंट ये क्रिएट करेगा ग्लोबल वार्मिंग आगे चल के। ठीक है, अब वे हेड में देखें कि इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है। तो दिस डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर सेट टू बिकम वर्स एट द वर्ल्ड कंटिन्यूअस टू गेट वार्मर। देखो अभी भी सुधर जाओ, इतना ज़्यादा हम कार, इवन अगर आप दिल्ली के अंदर हो, आप मेट्रो प्रीफर करते हो महंगा होने के बाद। क्यों? रीजन ये है कि सड़कों पे इतना ट्रैफिक है, इतना कार्बन मोनोऑक्साइड आपको देखने को मिलता है कि आप वहाँ पे उसको झेल नहीं पाते हो। तो फिर आगे सोचो क्या होगा, आगे की जनरेशन को हम क्या देने जा रहे हैं, ये भी तो आपको देखना है। तो आपको फाइनली क्या करना पड़ेगा कि एनी हाउ आपको ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशंस को रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा हमारे ओशियन वार्म हो रहे हैं। ओशियन के वार्म होने से क्या इफेक्ट आ रहा है कि इससे मरीन लाइफ को इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर मरीन लाइफ को इम्पैक्ट पड़ेगा तो हम भी कहीं ना कहीं सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको आज का लेसन पसंद आया हो। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए हॉट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।